हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ चीन की क्रांति का पार्ट 2। फ्रेंड्स, अब चीन की क्रांति के पार्ट 2 में हम जानेंगे बोक की पूरक संधि के बारे में। ये बोक की पूरक संधि जो है मित्रों, ये होती है 1843 में। बोक की पूरक संधि मित्रों, ये जो बोक की पूरक संधि है ये होती है इंग्लैंड और चीन के बीच में, और इसका एक अन्य नाम भी होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन चाई की संधि। ह्यूमन चाई की संधि। इस संधि के द्वारा क्या होता है कि चीन जो है वो इंग्लैंड को सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र की उपाधि देता है। सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है मित्रों। सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है किसको? इंग्लैंड को, चीन के द्वारा। अब क्या होता है मित्रों, इंग्लैंड जब चीन के साथ व्यापार करता है तो उसको देखकर अन्य देश भी चीन से व्यापार करना चाहते हैं। और 1843 में फ्रांस, 1844 में अमेरिका और 1847 में नार्वे और स्वीडन। 1847 में नार्वे और स्वीडन भी चीन के साथ संधि कर लेते हैं, व्यापारिक समझौता कर लेते हैं। लेकिन इंग्लैंड जो है वो चीन पर दबाव डालता है कि वो इन संधियों को एक बार निरीक्षण करे और इंग्लैंड को ज़्यादा अधिकार प्रदान करे। यानी कि इंग्लैंड नहीं चाहता कि और जो देश है वो चीन के साथ व्यापार करे, इसलिए वो चीन के साथ अपने व्यापार पर एकाधिकार चाहता था मित्रों। इसके बाद हम जानते हैं लोचा एरा प्रकरण। ये लोचा एरा प्रकरण क्या था मित्रों? ये होता है 1856 में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एक पादरी होता है फ्रांस का जिसका नाम होता है अगस्टे भी कहते हैं मित्रों इसको, अगस्टे चैपलिडिन। इसकी मित्रों चीन का एक स्थान होता है जिसका नाम होता है किंग्यासी चीन का एक स्थान है, और यहाँ पर फ्रांस के पादरी की हत्या कर दी जाती है। किंग्यासी स्थान पर हत्या करने के बाद फ्रांस और चीन में संबंध है वो बिगड़ जाते हैं, और इसीलिए मित्रों यहाँ पर द्वितीय अफीम युद्ध की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। द्वितीय अफीम युद्ध जो है मित्रों ये होता है 1856 से लेकर 1860 तक। कब होता है? 1856 से लेकर 1860 तक। इसमें क्या होता है कि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों मिलकर चीन को पराजित करते हैं और 1858 में टिटसिन की संधि करते हैं मित्रों चीन के साथ। 1858 में टिटसिन कौन करते हैं मित्रों? इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो दोनों मिल जाते हैं लोचा एरा प्रकरण के कारण, और दोनों मिलकर चीन को हराते हैं और टिटसिन की संधि करते हैं 1858 में। इसके बाद मित्रों एक संधि और होती है जिसको कहते हैं पीकिंग की संधि। अंतिम रूप से इस द्वितीय अफीम युद्ध में जो संधि होती है वो होती है पीकिंग की संधि, और पीकिंग की संधि जो है वो होती है 1860 में। तो 1860 में जो पीकिंग की संधि होती है इसके तहत चीन जो है अपने 11 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल देता है। कितने बंदरगाह? 11 बंदरगाह जो है वो विदेशी व्यापारियों के लिए खोल देता है। 11 बंदरगाह। तो इतना बड़ा इनको अधिकार मिल जाता है इस युद्ध के बाद, मतलब ये चीन को पूरी तरह से दबा लेते हैं मित्रों दोनों देश मिलकर। और एक और इनको मिल जाता है अधिकार, चीन की जो विदेशी राजदूत है चीन में उनको रहने की अनुमति दे दी जाती है। पहले क्या है, बिल्कुल भी विदेशियों को, राजदूतों को रखने की इसमें अनुमति नहीं थी। विदेशियों को मतलब राजदूत रखने की अनुमति इस पीकिंग की संधि के द्वारा मिल जाती है। और चीन का जो अफीम का जो व्यापार होता है इंग्लैंड कर रहा था चीन के साथ, उस पर क्या है कि पूरी तरह इंग्लैंड का नियंत्रण आ जाता है मित्रों। वो पूरी तरह इंग्लैंड के अधिकार में आ जाता है। अफीम का जो व्यापार है
उस पर पूरी तरह इंग्लैंड का नियंत्रण। तो इस तरह मित्रों क्या होता है कि ये जो चीन को पूरी तरह से मतलब अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं इंग्लैंड और फ्रांस। अब मित्रों जानते हैं कि अमेरिका का चीन में प्रवेश कैसे होता है। अमेरिका अपना व्यापार कैसे शुरू करता है चीन के साथ। अमेरिका का चीन में प्रवेश। तो मित्रों अमेरिका में एक कैलब किशिंग प्रतिनिधि मंडल जो है वो चीन में भेजा जाता है। कैलब किशिंग ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये अमेरिका द्वारा चीन में भेजा जाता है। किस लिए भेजा जाता है? चीन के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए। और अमेरिका द्वारा चीन में ये प्रतिनिधि दल कैलब किशिंग भेजा जाता है और इसके प्रयासों से अमेरिका और चीन के मध्य एक संधि होती है जिसका नाम है वांग हाइया की संधि। और ये संधि होती है मित्रों 1844 में। इस संधि के द्वारा चीन और अमेरिका में क्या होता है, व्यापार स्टार्ट हो जाता है। अमेरिका को चीन के साथ व्यापार की अनुमति मिल जाती है। इस समय क्या है कि मित्रों अमेरिका जो था उसकी एक नीति थी, वो मुक्त व्यापार की नीति को अपना रहा था। मुक्त व्यापार की नीति किसकी थी इस टाइम पे? अमेरिका की थी। और व्यापार के द्वारा क्या है, अमेरिका जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था मित्रों। ये अमेरिका की एक मुख्य नीति थी इस टाइम में। लेकिन चीन जो है वो मुक्त व्यापार नीति नहीं चाहता था मित्रों। इसी दौरान क्या है कि चीन जापान का युद्ध होता है। तो ये युद्ध की परिस्थितियाँ इन दोनों में कैसे बनती है वो जानते हैं मित्रों। चीन जापान युद्ध में क्या होता है कि जापान में मैंने आपको बताया था कि जापान में एक मेइजी लुंग मतलब एक शासक था और उसने जापान में विदेशियों को नहीं घुसने दिया था व्यापार करने के लिए। तो मेइजी युग के दौरान क्या था, जापान की क्या है शक्ति बढ़ गई थी मित्रों, शक्ति बढ़ गई थी। अब शक्ति बढ़ गई थी तो इसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई थी और जापान भी क्या है साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या किया इसने, क्या मतलब नीति अपनाई मित्रों। इसी दौरान क्या होता है कि 1859 की बात होती है, कोरिया में तोंगहोक संप्रदाय होता है मित्रों। एक 1859 में क्या हुआ कि कोरिया का एक संप्रदाय, कोरिया एक देश है, कोरिया में एक संप्रदाय होता है जिसका नाम है तोंगहोक। इस संप्रदाय का प्रभाव बढ़ जाता है और जो वहाँ की कोरिया की जो सरकार होती है वो इसको नियंत्रित करने की कोशिश करती है। लेकिन तोंगहोक संप्रदाय क्या करता है, विद्रोह कर देता है, विद्रोह करता है। जब ये विद्रोह कर देता है तो स्थितियाँ पूरी तरह अनियंत्रित हो जाती है कोरिया में। और कोरिया क्या करता है, चीन को हेल्प के लिए बुलाता है। कोरिया क्या करता है, चीन को बुलाता है, चीन की सेना बुलाता है, चीन की सेना बुलाता है किसको, विद्रोह दबाने के लिए। तो इसमें क्या है कि मित्रों ये जो जापान है बीच में यूं ही कूद पड़ता है और ये भी अपनी सेनाएं कोरिया में भेज देता है, कोरिया में भेज देता है। तो चीन और जापान दोनों की सेनाएं वापस आ जाती है। तो इस विद्रोह को क्या है, दबा दिया जाता है मित्रों। कौन सा विद्रोह, तोंगहोक संप्रदाय का जो विद्रोह था कोरिया में, तोंगहोक विद्रोह संप्रदाय का विद्रोह था और इसको ये चीन और जापान की सेना मिलकर दबा देती है, समाप्त हो जाता है विद्रोह। फिर ये कोरिया क्या कहता है, चीन और जापान दोनों को कहता है कि अब तुम मेरे मतलब देश से या मेरे स्थानों से अपनी सेना हटा लो। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों की क्या है आपस में तनाव होता है चीन और जापान में, क्योंकि जापान भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है और चीन में घुसपैठ करना चाहता है। लेकिन चीन इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो जापान और चीन में क्या है, युद्ध छिड़ जाता है, युद्ध होता है।
और इसमें क्या होता है कि ये जापान जो है ये विजयी होता है, ये चीन बेचारा फिर हार जाता है जापान से, जापान विजयी होता है। और इसमें क्या, चीन के साथ जापान ने एक संधि की जिसका नाम है शिमोनास्की की संधि। चीन और जापान में एक संधि होती है जिसका नाम है शिमोनास्की की संधि। ये शिमोनास्की की जो संधि है वो चीन और जापान के मध्य होती है और इसके तहत चीन के क्षेत्र होते हैं मित्रों, एक का नाम होता है लियोतुंग। चीन के 2 क्षेत्र होते हैं लियोतुंग, एक का नाम होता है लियोतुंग और दूसरा नाम होता है पोर्ट ऑर्थर। तो ये जो दोनों ही जगह होती है ये जापान को मिल जाती है। लेकिन मित्रों होता क्या है कि ये जापान के हाथ में भी नहीं रहती है, जापान भी इन स्थानों को नहीं संभाल पाता है। और अप्रैल 1895 में क्या होता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के कहने पर जापान क्या है, इन दोनों जो प्रदेश होते हैं चीन के, इन पर से अधिकार छोड़ देता है। और अधिकार छोड़ने के लिए कहते कौन है उसको, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये क्या कहते हैं कि हमारे होते हुए तू कैसे ले सकता है चीन के ये प्रदेश। और ये जापान जो छोटा सा देश होता है और ये क्या डर के मारे इन दोनों प्रदेशों को छोड़कर और इन पर से अधिकार अपना छोड़ देता है। और अंत में क्या होता है कि चीन और जापान के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ होता है वो किसको होता है, इंग्लैंड को होता है एक तो, क्योंकि ये जो प्रदेश है इनके पास चले जाते हैं इंग्लैंड और फ्रांस और रूस को, तो इंग्लैंड को मिलते हैं ये प्रदेश एक तो, और दूसरा मिलता है फ्रांस को। इससे क्या है कि इन दोनों की सीमा, इनकी दोनों के क्षेत्रों में वृद्धि होती है। युद्ध तो जापान लड़ता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लाभ किसको होता है, ब्रिटेन, फ्रांस व रूस को। और ये दोनों क्षेत्र ब्रिटेन और फ्रांस दोनों आपस में बांट लेते हैं। अब हम मित्रों जानते हैं कि रूस का चीन में प्रवेश कैसे होता है। रूस का चीन में प्रवेश, तो मित्रों रूस जो चीन में प्रवेश करता है तो उसकी नीति क्या थी, शांतिपूर्ण थी, यानी कि उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा चीन के साथ, शांतिपूर्ण उसने चीन के साथ व्यापार करने की नीति अपनाई। और इसमें क्या है कि 1850 में रूस ने चीन के आमूर नदी के क्षेत्र के पास निकोला इवेस्क नगर की स्थापना की। चीन की एक नदी थी जिसका नाम था आमूर नदी। आमूर नदी के पास रूस के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई जिसका नाम था निकोला इवेस्क। क्या नाम था, निकोला इवेस्क नगर। इस नगर की स्थापना करके रूस ने 1860 में चीन के साथ एंगून की संधि की। 1860 में चीन ने या रूस ने कब की, 1860 में रूस ने चीन के साथ एगून की संधि की मित्रों। और इस संधि के तहत क्या हुआ कि रूस जो है वो ऊसरी नदी का क्षेत्र उसको मिल गया। ये रूस को ऊसरी नदी का क्षेत्र किसने दिया, चीन ने। और ये ऊसरी नदी जो किसकी थी, वो चीन की सीमा में आती थी। और ये जो संधि की, एगून की संधि रूस ने चीन के साथ की, इसके द्वारा चीन ने रूस को ऊसरी नदी का क्षेत्र दे दिया। रूस के द्वारा एक बंदरगाह की स्थापना की गई जिसका नाम था व्लादिवोस्टक। क्या नाम था, व्लादिवोस्टक बंदरगाह। बोस्टक बंदरगाह, इसकी स्थापना किसने की, चीन ने, रूस ने मित्रों, रूस ने मतलब इसकी स्थापना की। और इस बंदरगाह तक पहुंचने के लिए रूस ने ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग का निर्माण किया। तो मित्रों विश्व का जो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है उसको क्या, ट्रांस साइबेरियन को ही कहा जाता है। और ट्रांस साइबेरियन जो है वो
रूस में है और व्लादिवोस्टोक बंदरगाह तक पहुंचने के लिए रूस ने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बनाया। इस तरह मित्रों हमें इससे एक फैक्ट का और पता चलता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि वो निर्माण करना चाहता था, एक्चुअल में उसने निर्माण किया लेकिन बहुत बाद में किया। पहले क्या था, जब वो चीन के साथ संबंध बना रहा था वो निर्माण करना चाहता था। और इसका रास्ता जो है मित्रों वो चीन का एक प्रांत जिसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, मंचूरिया से होकर जाता था मित्रों। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की रूस योजना बना रहा था, निर्माण जो करना चाहता था, वर्तमान में जो बन चुका है। और ये जो इसका रास्ता था वो मंचूरिया यानी कि चीन से होकर जाता था। और चीन जापान के युद्ध के बाद चीन ने मंचूरिया पर उसके आसपास के क्षेत्र में रूस को सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया। यानी कि क्या हुआ कि अब जापान के साथ तो इसके संबंध बिगड़ गए थे, लेकिन चीन जो है अब रूस के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था। अच्छे संबंध बनाना चाहता था किसके साथ? रूस के साथ। तो मित्रों इसने क्या किया कि मंचूरिया के जो आसपास के क्षेत्र थे उसमें रूस को मतलब सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया। तो मित्रों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का जो पाठ अगली वीडियो में करेंगे। प्लीज़ धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।